जनता सरकार मोर्चा का सुनील है, सुशील है, नरेंद्र भाई है। सुशील और नरेंद्र अभी आ रहे हैं रास्ते में, और मेरा नाम देवेंद्र है, गौरव है। तो आप हम लोगों को आमतौर पे लोगों ने जानना शुरू करा जब जब हमने वो चंडीगढ़ वाला इंसिडेंट हुआ है ना, जो गिरफ्तारी वाला इंसिडेंट हुआ, तो लोगों ने लगा कि भाई ये तो ना यो इस पे बात करता है। असल में हमारा मुद्दा था जिस पे हम चले थे ना, कभी शुरू से जब हम चले थे, तो मुद्दा था पूरी की पूरी पीढ़ी बचाने का। अगली जो जनरेशन आ रही है हमारी से, जैसे अगर थोड़ा सा भी मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा ताकि बात पूरी समझ में आए। जो मेरे दादा की टाइम की बात थी, मेरे दादा उस दौर में रहे जिस दौर में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखा करती, वह रखा करती आदमी की जबान। कि आदमी जबान का कैसा है, इस पे निर्णय, इस पे देखा करते यू आदमी बर्तन का है कि नहीं। जिसकी जबान वह करती वह आदमी नु कहा करते भाई खरा सोना है। उनने नहीं देखा कदे भी, मन मेरा याद है कदे नहीं देखा कि भाई आदमी पे पैसा कितना है, आदमी द्वारा गाड़ी घोड़ा क्या है, जमीन कितनी ना। मेरा दादा मेरे से भी कहा करता बेटा समाज में अगर न्यू देखना हो ना कौन आदमी किस लायक है, बैठन लायक, बर्तन लायक, रिश्तेदारी लायक, तो न्यू देख लिए कि जबान किसके पल्ले है। बस मेरे पापा की उम्र आई, जब मेरे पापा 34 साल कुछ महीने के थे, तो 35 साल अपर लिमिट की भर्ती लिकड़ गई, तो मेरे पापा भाज के नौकरी लाग गए। उस टाइम पर नौकरी की चालू हुई थी नई नई 90 के दशक में, और फिर धीरे धीरे समाज बदलता चला गया। आज सिचुएशन यह है कि आज जो कदे किसी टाइम पे खेती ने सबसे उत्तम कया करते, वह तो बना दी सबसे घाटे का सौदा। अरे मारा जमींदार तो बाट देखता रहे हमारी जमीन कद सी एक्वायर हो जाए है, और छोरे ने नौकरी ला लो चाहे चपड़ासी की नौकरी ला दो। वो जो नौकरी जिसको सबसे नीच काम बोलते थे वो आज सब तो ऊपर रख दिया। इब्नू देखा है समाज में इज्जत आड़ा कौन है जिसका नौकरी है, इज्जत आड़ा कौन है जिसका वो है पैसा है। उस चक्कर में हमारा जो यूथ है वो चल पड़ा उल्टे रास्ते। फ्लाइट मोड पे ला दे मेरा, अब वो चल पड़ा उल्टे रास्ते, नशा भी लग गया करने, नशा बेचने भी लग गया, क्यों जी, और सारे तरह के गलत काम करने लग गया। और आज के दौर में आपके समाज के अंदर एक भी बालक ऐसा नहीं है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है आपके घर के अंदर जो नशा ना करता हो, एक भी नहीं है। जिसके किसी का तो है रुपये का नशा, और कोई करे है असली नशा, बीड़ी सिगरेट धूमा अफीम गांजा, अर्जुन से बच गए हुए उनके चढ़ रहा है आजकल मोबाइल का नशा। ये नशा है एक्चुअली। डोपामिन रिलीज होता है हमारे शरीर से ना, डोपामिन कब रिलीज होता है, हम जिस काम के लिए बने हैं या जिस काम में हमारे को सबसे ज्यादा आनंद आता है, अगर वो काम हम करेंगे, किसी से प्रेम का काम किया, समाज में भलाई का काम किया, फिजिकल काम करा, खेत में खेल मतलब खेल का ग्राउंड में या फिर खेत में काम करा, शरीर का जब भी काम करेंगे आप देखोगे आप शरीर में हल्का हल्का महसूस करोगे, दिमाग में वो डोपामिन रिलीज होने की वजह से लगता है। और आप मतलब जो भारी भारी सा महसूस करता है घर में पड़े आदमी, मेहनत करने के बाद पसीना आने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है और वो डिप्रेशन और एंजाइटी वो सब खत्म हो जाती है। वो डोपामिन आदमी को खुशी देता है। जब हम मोबाइल देखते हैं तो वो डोपामिन रिलीज होता है। आपने देखा होगा आपका बच्चा अगर जो आप न्यू कहोगे ना यू काम कर ले और मोबाइल पे लग रहा है तो वो न्यू करे करे जाओगा आपके पीछे पीछे, वो उसको छोड़ नहीं पा रहा। एक टाइम ऐसा आएगा, आपने शुरुआत करी थी 5 मिनट के लिए, फिर वो 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बच्चा उसको छोड़ ही नहीं रहा। अगर वो बच्चा डोपामिन उसको छोड़ देगा ना मोबाइल को, अगले ही पल उसको नशा चाहिए दूसरा, और उसको कोई चीज भूख नहीं। मोबाइल वाली भूख को जब मोबाइल भूख पूरी करनी बंद कर देगा उसके बाद चालू होएगा फिर वो नशा जो ये सरकारें मिलके तस्करी करने लग रही है, और आपके बच्चों की जिंदगी उसी तरफ चल पड़ेगी। सरकार नया कानून भी लेके आने लग रही है
कि 10 ग्राम तक का नशा आप अपनी जेब में लेके घूम सकते हो। पेटी का तो कानून है, आपने पता लग गया होगा। आप एक पेटी 1000 रुपये दो, लाइसेंस ले और घर में जब मर्जी पेटी रखो अपने साथ, है ना, दारू की। ये कानून है, इस टाइम कानून है। पहले क्या था, 1 बोतल तक था। गाड़ी में अगर 4 लोग हैं तो गाड़ी के अंदर 4 बोतल लग सकते थे आप, खुली, वो भी ठीक है। उम्र ज्यादा थी दारू पीने की, अब उम्र कम कर दी, 1 पेटी रख सकते हो। अगर 4 आदमी गाड़ी में तो 4 पेटी लेके चल सकते हो आप, चारों पे लाइसेंस हो तो। इसका मतलब सरकारें ये चाहती हैं कि आपका बच्चा नशा करे। ये जो दौर चला इस बीमारी वाला और इस मास्क वाला, ये तो उस असली षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा है। लोगों को यह लगता है कि हम इस पर लग रहे हैं। मैं जब इस कहानी को पूरा समझ में आया कि हमारे बच्चों को तो बिल्कुल प्लान करके बर्बाद किया जा रहा है, तब मैं 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला था। चंडीगढ़ में मेरा इंस्टीट्यूट था और मैंने देखा कि इंस्टीट्यूट जो है, ये कोचिंग सेंटर जो है, ये बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को। तो भाई क्यों ना हम इनको बंद कराने का मिशन चालू करें। और वो मिशन अपन है, मतलब वो अपना पहले बंद करना पड़ेगा, जी भी तो दुनिया का बंद कराने की बात करांगे आप। तो पहले अपना बंद करा और फिर चला गांव वालों को समझाने। नया नया गांव में गया, किसी ने इतना ज्यादा जानते नहीं थे लोग बाग, तो कहाँ लोग बैठे मिले, या तो जी थोड़ा टाइम से सवेरे चले जावा तो जहाँ जोड़ पे लेके जाया करें लोग डांगरा ने, थोड़ा लेट चले जावा तो ताशा की जगह पे बैठे जड़ा ताश खेलिया करें वहां। जहां भी जाते वह लोग नहीं पूछते, हाँ भाई छोरे के बेचन आया। मैं जब बात करनी शुरू करी लोगों के, तो लोगों को एक चीज मेरे को बात समझ में आई कि जो पिछले 15-20 साल में खास तौर पे इन पॉलिटिकल लोगों ने और इन बीमा बेचने वाले लोगों ने और इन जो ये MLM कंपनियां थी जो मेंबर बनाया करती, इन कंपनियों ने लोगों का आपस के अंदर भरोसा इतना तोड़ दिया कि लोग, कोई नया आदमी आके कोई अच्छी बात बता रहा है तो आखिर मैं शाम ने, जब मैं पूरे दिन गांव में बात करके, यहाँ भी बैठ गया, इस चौपाड़ में उस चौपाड़ में लोगों से बात करके, जब मैं शाम को वापस जानना होया तो बूढ़ा मेरे ते एक बोला, अरे तू बेचन के आया था तो बता दे। मगर मैं तो ताऊ बस बात करने आया था। भाई बात करने का तने के फायदा हुआ है, मगर मन यो फायदा हुआ ताऊ कि मान लो तुम 10 आदमी हो, जब तुम 10 के 10 खुश हो तो जब मैं तार दौरा आऊंगा तो राजी खुशी बात करांगे, रोटी पानी खावांगे, बैठांगे उठांगे। अच्छा तुम दुखी हो तुम मन नहीं गाड़ दोगे। जब समाज अच्छा है तो कल ने मेरा बच्चा अच्छे समाज में रह रहा है, और जब समाज में बुराइयां हैं या गलत चीज है तो फिर मेरे बच्चे को गलत समाज मिल रहा है। मैं तो ताऊ अपने बालक ने एक अच्छा समाज देने की खातिर आया हूं और उसके लिए बात करने आया कि थारे समाज में या चीज जो सी गलत है उस पर बैठ कर चर्चा कर लो, उस पर बैठ के चिंतन कर लो और उस पर बैठ के खुद काम कर लो। क्योंकि दुनिया का कोई आदमी नहीं आओगा बाहर आपके गांव ने बचान, ना किसी सरपंच ने ठेका, क्योंकि दारू प्या के बन रहा अगला, ना MLA ने ठेका ना MP ने, क्योंकि पार्टी ने टिकट दे रखी, आपने कुछ कौन दे रखा, और करोड़ों रुपया खर्च कर रहा अगला। तो उन्हें क्यों ठेका आपके बच्चों का, और क्या ठेका आपकी जमीन का। और पिछले 5-7-10 साल में जे यह बात समझ में ना आई हो कि जुनसी चीज फ्री मिलेगी और जुनसी चीज गरा के देवेंगे वह जहर है, या तो समझ में आ गई होगी बताइए। जो आपके काम की चीज है ना उस खातर तो लाइन में लाग खड़े रहो, जाके कचहरी में चले जाओ, दफ्तर में चले जाओ, अफसरा दौरा चले जाओ, वह सर्विस क्या नहीं करा बैठे मिलती भाई। उस सर्विस खातर तो लाइन में ला कर रखो, और जो सी सर्विस हमारे नुकसान की है वह सर्विस अपन घर मिलेगी। इतना तो समझ में आना चाहिए। सरकार प्रचार क्या कर रही है या बात पता होनी चाहिए अपने को। इन लोगों ने इतना दिमाग हाईजैक करा हमारा कि हम लोगों ने सोचना शुरू किया इनके हिसाब से। या जो है ना स्क्रीन, या स्क्रीन, ये आप लोगों को मालूम भी नहीं है, ये पेटेंट है। और इसका पेटेंट किस नाम से है मालूम है आपको, किसी को पता है यहां?
जो टीवी की स्क्रीन है, जो लैपटॉप की स्क्रीन है और जो ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसका पेटेंट है माइंड कंट्रोल इक्विपमेंट के नाम से। यहां पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो आदमी को सोचने समझने की क्षमता देती है, उसके ऊपर अटैक करती है ये सीधा। तो जो आदमी ज्यादा टेलीविजन देखता है या ज्यादा मोबाइल देखता है या ज्यादा स्क्रीन देखता है, वो आदमी सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है उसकी। वो उसके हिसाब से सोचने लग जाता है जैसा उसके अंदर आ रहा है। इसीलिए आजकल आपके बच्चों के मोबाइल के ऊपर 3 तरह की गेम आ रही हैं। एक गेम वो है जिसमें बंदूक ही बंदूक चल रही है, यही चलती होंगी भाई आजकल बंदूक गेम में। दूसरी गेम वो है जिसमें 3 पत्ती जैसे खेल खेले जानते हो, जिसमें सट्टा चलता हो। और तीसरी टाइप की गेम वो है जिनके अंदर टास्क मिलते हैं, ये टास्क पूरा करोगे तो आगे पावर मिल जाएगी, ये टास्क पूरा कैसे मिलते हैं ना भाई। ये 3 ही टाइप की गेम है। यही 3 नशे आपके समाज में, आपके यमुनानगर में कोई दिन जाता होगा जब बंदूक ना चलती हो, ठीक है बात। और आपके आसपास नशा कितना हो गया, और ये जो सट्टे कितने हो गए, 17 जो सट्टा बाजार जो कितना चालू हो गया, इसका भी बेरा लग गया होगा। और आपके आसपास ये काम करोगे तो पावर मिलेगी। या चीज ने 2 साल चला के देखी, सर्टिफिकेट पहला लगवाओगे, सर्टिफिकेट दिखाओगे तो सचिवालय जाओगे, तनख्वाह जब मिलेगी, हाजरी जब लगेगी, राशन जब मिलेगा, स्कूल में जब जाओगे, यही चलाई थी ना कि सर्टिफिकेट दिखाओगे, पहले का दिखाओगे, दूसरे का दिखाओगे, यही चला है ना। यही गेम में चल रहा। आपके छोटी पीढ़ी, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी यही सिखाया जा रहा, और जो आपकी बड़ी पीढ़ी है उसको भी यही बताया जा रहा। अब आते हैं स्क्रीन के ऊपर। छोटा सा एग्जांपल ले लो। मैंने एक बात कही, मैंने कोई बात कह दी, सोहन अपनी गली में से जा रहा था, आगे से राकेश आया, राकेश ने सोहन को पीट दिया। अब मैंने एक बात कही, एक राकेश और एक सोहन। यहां जितने लोग बैठे होंगे, जिसने जैसे जैसे लोग पिटते देखे होंगे, सबने अपने हिसाब से पिटने का तरीका देखा होगा, दिमाग में बनाई होगी इमेज। भाई वो आगे तान लग रहा था, उन्हें उसके थप्पड़ मारे, गुस्से मारे, एक लात मारे, एक डंडे मारे, अपने हिसाब से बनाया सबने, है ना। सबने अपना दिमाग चलाया। और जब मैं टेलीविजन में दिखा दूं कि एक जान लाग रहा है, कान लाग रहा है, उसने मार दिया, तो फिर आप उसके हिसाब से सोचोगे, अपना दिमाग का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अगर कोई यहां बैठा हो, बुरा बिल्कुल नहीं मानना, लेकिन एक चीज सोचो दिमाग में लगा के, ये मैं किस लिए इस टेलीविजन पे आज मैंने फोकस करा, क्योंकि इस टेलीविजन के माध्यम से ही आपके दिलों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर डर बिठाया गया एक बीमारी का। इस टेलीविजन के माध्यम से आपको यह दिखाया गया कि फलानी जगह हो रहा है, आपको अपने गांव में नजर नहीं आएगी बीमारी, दूसरे देश में नजर आओगी, दूसरे राज्य में नजर आएगी। यहां का लोकल टेलीविजन चला रहा है कि बंबई में आ गई, और बंबई वाले चला रहे कि बोला पंजाब में आ गई, दिल्ली में आ गई, ये चल रहा था। ये इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि टेलीविजन का कितना बड़ा रोल है, इसको समझना है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब खेत में जाया करते तो बड़द जोड़ के जाया करते, किसान का जो साथी होया करता वो बड़द होया करता, और उस बड़द कर उस जोटे का हाथ लाने पहले हम किसान न्यू पाछा हाथ लागना, ले भाई राम का नाम, एक लाइन बोला करता, ले भाई राम का नाम, राम राम भाई राम फल, राम राम ताऊ, राम राम भाई, ये चला करता सारा दिन। राम तो बरसन्ना हो रहा भाई, राम ने तो जी काट दिया भाई, राम ने तो धूप काट दी भाई, राम ने तो न्यू कर दिया भाई, राम ने तो 24 घंटे राम हमारी जबान पे था। 1985 में रामायण आई, आपके गांव में एक एक दो दो टेलीविजन दिए। ये एक एक दो दो टेलीविजन क्यों नाम लिया मैंने, क्योंकि समाज के अंदर बुराइयां जब लाई जाती हैं तो अमीरी के जरूर लाई जाती हैं। जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार होगा उसको दी जाएगी वह चीज, उसकी रिस्सम रिस्सा बाकी लावेंगे, अकमन ने भी उसे जितना अमीर दिखना है, चाहे एप्पल का फोन हो, चाहे बुलेट मोटरसाइकिल हो, चाहे बड़ी कार हो, चाहे बड़ा ट्रैक्टर हो,
चाहे बड़ा कंप्यूटर हो, चाहे ब्रांडेड कपड़े हो, चाहे सोने की चैन परानी हो, चाहे बड़े जूते पराने हो, ये सब अमीरी के थ्रू ले आए जाते हैं। और अमीर की इज्जत ज्यादा करेंगे तो इज्जत तो सबने चाहिए, फिर हमारा बालक भी उस इज्जत के चक्कर में उसके राह चल पड़ेगा। तो गांव में एक एक दो दो टेलीविजन आए। उन एक एक दो दो टेलीविजनों ने आपको क्या दिखाया? मेरे याद है, मैं छोटा सा था और उस टाइम पे जय श्री राम का नारा लाके मैं बुग्गी पे तो न्यू कूदा होया, कुर्डी पे तो कूदा होया। मैं अपने यार दोस्तों के ऊपर ऐसे लकड़ी की उस डंडी तय तलवार बना के न्यू काटा करता अपने दोस्तों ने। याद होगा आप में तो भी किसी न किसी का है। जय श्री राम मतलब राम से जय श्री राम आया। मेरे ईब समझ में आई है पूरी कैलकुलेशन। रामानंद सागर को पैसा आरएसएस ने पचाया। रामानंद सागर ने रामायण बनाई और जय श्री राम का मतलब था आसपास के लोग काटना। 85 में चालू हुई, 87 में 1987 में रामायण खत्म हुई। 2 साल चली, लगभग 1.5 पौने 2 साल। 87 में महाभारत आई, 89 तक चली, 88 तक चली। उसके बाद में फिर जय श्री कृष्ण आया, पूरी धर्म परोस दिया। उससे पहले हमारा धर्म कैसे में आया करता? दादा खेड़ा हो गया, गांव तबार माता होगी, अपने खेत में थान हो गया। यही था जी। मार पे गांव में 2-2 मंदिर कौन थे? मार पे एक थान होया करता, एक खेड़ा होया करता, सारा गांव उसके हिसाब से भाई दादा खेड़े की जय बोल कर चला करता। सारा अच्छा बुंडा काम वहीं तक चला करता। हम लोगों को वो धर्म की अफीम ऐसी चटाई, ऐसा गलत परसेप्शन उस टेलीविजन ने दिया कि हम लोगों ने 1990 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेके निकल पड़ा था। याद है? 1990 में अपनी लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर निकला और 1992 में बाबरी मस्जिद वाला कांड होया। और उसके बाद वो सिलसिला आज भी चल रहा है, आज भी 1992 से लेके आज तक, मतलब 28 साल हो गए, 30 साल। पूरी की पूरी पीढ़ी को आज के टाइम आपका बच्चा टेलीविजन पे क्या देख रहा है और मोबाइल में क्या देख रहा है आपके सामने है। कितनी नफरत आ गई जात की जात के लिए, क्यों जी, और कितनी धर्म के लिए। ये कहां लेके जाएगी आपके बच्चों को? जो बच्चा स्कूल में नहीं गया, आज मैं यहां आपके बीच बैठा हूं, क्यों बैठा हूं पता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और आप लोग क्यों बैठे हो? क्योंकि आपके समाज में आपने अपने बचपन में ऐसी जिंदगी जी है जब सारा समाज इकट्ठा बैठा करता। सरकारी स्कूल में गांव के सब अमीर आदमी का बच्चा भी पढ़ा करता, सब तक गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ा करता। हमने वो दौर देखा, मैं भी उसे स्कूल में पढ़ रहा हूं। इसीलिए मेरे अंदर ये अभी तक बचा हुआ है कि मैं आपसे आके बात कर लूं। सब कुछ नाश होने लग रहा है ना, बचा लो। इसीलिए हिम्मत आया अगली पीढ़ी में कोनी। किसान आंदोलन चला, चाहे आपके गांव में तो 10 आदमी गए और चाहे आपके गांव में तो 1000 आदमी गए, वो मैंने नहीं पता, लेकिन जितने गए थे वह गए थे जो 40 साल तो ऊपर के थे। 40 से नीचे के आदमी तो जा जू के उल्टे आ लिए थे 2 दिन में, घूम घाम का। उन्होंने तो टूरिस्ट प्लेस बना रखा था। पूरे के पूरे देश की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये जितने भी लोग आए आंदोलन में। इसका मतलब वो 40 से ऊपर के आदमियों के अंदर क्या है? समाज उनके रग रग में बसा हुआ है। और जो हमारा बच्चा है उसको हमने क्या दिया? समाज तो दिया ही नहीं। आपका बालक 6 बजे जावे अगर तबार, बस में बैठ ले, स्कूल में जाके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लाइन में लागो, होमवर्क लिया हो, आके ट्यूशन पढ़ लो, थोड़े दिन बाद टेलीविजन देख लो और सो जाओ। जब समाज देखा ही नहीं आपके बच्चे ने, तो समाज के लिए करेगा क्या वो? और आप अपने बच्चे को 18 साल के बाद कैसे घर में रखोगे? 18 साल तक तो अपने ने छाती का ला के रख लोगे, 18 के बाद तो समाज में ही तारना पड़ेगा। और समाज में तो टेलीविजन, हथियार, नशा और धर्म के नाम पे नफरत, यही तो है। कैसे बचाओगे अपने बच्चे को? हाँ, जाति और धर्म कैसे बचाओगे? उसके ऊपर मती मारने के लिए इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चालू कर दिया कि ना तो इन लोगों को कुदरत के पास रहने देना,
आपके खेतों में से पेड़ कटवा के या पॉपुलर लगवा दिए। मैं देख रहा था आते हुए, मगर यो कर रखा नास भाई, क्योंकि आपको पॉपुलर की कमाई देंगे तो आप बाकी के पेड़ कटवा के यहाँ लाओ, इनने बेचने के चक्कर में अपने अंडरग्राउंड पानी का सत्यानाश करवाओ। उसके बाद आपको ज्यादा फसल के नाम पे पेस्टिसाइड दे देंगे, नए बीज दे देंगे, पुराने बीज खत्म, सारे बांझ बीज पकड़ा दिए। और एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर बांझ बीज खाओगे तो बांझ औलाद होंगी। क्यों जी? सरकारी आंकड़ा है 40% नपुंसकता और बांझपन है अपने देश के अंदर। और ये सारी कब से आई? जब से हरित क्रांति आई। हरित क्रांति आई थी तब बैठे हैं। 40 साल पहले हम गांव में कितने अस्पताल होया करते? कोई नहीं था, डॉक्टर भी नहीं था। कितने पीछे लाया करते दवाइयां पे? एक चवन्नी नहीं रह गया करती दवाई पे। मारी मां पर, मारी दादी पर रसोई में उसका इलाज होया करता। जब हमारा छोटी मोटी बीमारी चोट फेट लग गई, और जब रसोई में नहीं होया करता तो खेत में होया करता, गांव के गोरा हो जाया करता। नहीं होता तो बताओ क्यों ताई? समझे बात आप? एक आधी ताई भी होगी। मेरा कहने का मतलब यो है, कि अपने पास गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि गांव के एक एक बच्चे के लिए रोजगार था। हमने कोई समस्या, मेरे दादा ने समस्या नहीं थी, उसका 8 औलाद है मेरे दादा के, मेरे बाप के 5 हैं हम, और हमारे पे एक भी नहीं क्यों जा रहा। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था थी, हर काम को हाथ देने का तरीका था। आज हमने में सारे के सारे उनके हाथ में सौंप दिए, और उन्होंने देखा कि ये तो इसे बोले आदमी है, ये अपनी औलाद ने अपनी आंखें आगे देखने लग रहे, बर्बाद होंगे, फिर भी कुछ नहीं करते, तो बढ़िया इन लगाओ लाइन पे, समेटो और इनकी जमीन थी आओ। इसीलिए ये प्रोपेगेंडा चालू हो। या कौन कौन मानता है कि जो या 2 साल पहले 2 साल से चल रही है या बीमारी असली थी? माने भाई कोई गांव का आदमी? सारा गांव मान रहा है नकली है। तो जब बीमारी नकली है तो इलाज के नाम पे शरीर में केमिकल क्यों डलवा रहे? या बात नहीं समझ में आई लोगों के? सरकार ने ये नहीं कहा कि आप लोग स्वस्थ रहोगे, आपको कोई शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर शरीर में नुकसान होया तो जिम्मेदार सरकार या सरकारी कर्मचारी होगा। सरकार ने यह कहा कि अगर तुम ये इलाज नहीं लोगे तो तुम्हारे को पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, राशन नहीं मिलेगा, स्कूल में बालक नहीं जाओगा, पेपर नहीं देने देवांगे, यो नहीं करने देवांगे, वो नहीं करने देवांगे, रजिस्ट्री नहीं होगी, जहाज में नहीं चढ़ पाओगा, बस में नहीं चढ़ पाओगा, रेल में नहीं चढ़ पाओगे। क्या ना देश मारा, गांव मारे, स्कूल मारे पैसे तय तनख्वाह लेने लग रहे, टैक्स के पैसे तय मारे, पैसे तय ये सेक्रेटरिएट और सचिवालय बन रहे, मारे पैसे थे रेल बिछरी, मारे पैसे थे बस स्टैंड, बस सारे कर्मचारी चाल रहे हैं, और हम ही नहीं कर सकते कुछ भी। भाई तू एक बीमारी का इलाज जबरदस्ती कर रहा, बाकी बीमारियों का भी कर देना नहीं, बाकियों का क्यों नहीं कर रहा? या कॉमन सेंस कहां मर गई? उस टेलीविजन ने स्क्रीन ने मार दी। अगर यो ना हो हमारे गांव में तो हमारा बालक कुछ सोचेगा करने की। आज 5 दोस्त बैठे हो, 5 के 5 अपने अपने मोबाइल में लगे रहे हैं, देश दुनिया तो कोई मतलब ही नहीं। दिया किसने यो? अरे तो ये छोटे छोटे लगन लग गए टावर, रेडिएशन का लेवल इतना आ गया कि पेड़ पौधों पास पास में पशु पक्षी भी कम हो गए। और याद हो मेरी बात, अगर पुरानी किसी ने वीडियो देखी हो, और जब न्यू कहा करते कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, स्वैच्छिक है भाई, लुआना हो लुआओ, ना लुआना हो लुआओ, और मैं ये कहा करता कि सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती करेगी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में आपके साथ जबरदस्ती होने जा रही है, और इस बात से आप लोग वाकिफ नहीं हो, सोए हुए हो। अभी तक के सारे वायरस फ्रॉड थे इनके, और आने वाले टाइम में ये लोग नया कानून लेके आ रहे हैं जिसका नाम है नेशनल हेल्थ बिल। उस नेशनल हेल्थ बिल में ये क्या कह रहे हैं कि अगर सरकार को ये शक हो गया कि आपके घर में वायरस है, आपके कपड़ों में वायरस है, आपके बेड में वायरस है, या आपके राशन में वायरस है,
तो वो सामान घर ते बाहर फाक के उसमें आग लगा सके, ये कानून में है। नेशनल हेल्थ बिल अभी जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर वो जो मानसून सत्र है उसमें पेश करने वाले हैं लोकसभा में मोदी साहब। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, अगर आपके घर के किसी सदस्य को वायरस होने का शक है तो वो उसको जबरदस्ती उठा के क्वारंटाइन कर सकते हैं। आपकी मर्जी के बिना, सरकारी वारंट के बिना सरकारी अधिकारी आएंगे और आपके आदमी को, आपकी औरत को, किसी को भी, बाण बेटी को उठा के ले जाएंगे। अब वो 14 दिन क्वारंटाइन कहां करेंगे, कैसे करेंगे, किसी को नहीं पता। पिछले दूसरी लहर में देखा था ना, चेक करके इन्होंने टेस्ट कर लिया कि ये इतने बुज़दिल लोग हैं इस देश के अंदर कि बाप दादा के जब चौपाल में ताश खेल देगा लठ मारे थी ना पुलिस, तो जवान छोरे हंस रहे थे कि बीमारी फैलावे था, ठीक लग गई इसका। क्यों जी हंसे नहीं थे? लगे थे ना, गांव में बड़ी थे ना पुलिस है। उस टाइम गांव में हिम्मत नहीं हुई कि तेरी हिम्मत कैसे होगी गांव में बढ़न की। वो जो गांव का कल्चर था उसको खत्म करने के लिए पूरा खेल खेल रहा है, और हमने उसको बड़े आराम से सरकार को करने दिया। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार खोए और हमने खोने दिया। हमारे ऊपर जबरदस्ती करी, हमारे बच्चे पर जबरदस्ती करने की कोशिश करी और हमने करने दिया। कमाल की बात है, मेरा शरीर मेरी मर्जी के बिना उसके कोई हाथ ला दे, ऐसी किसकी हिम्मत होगी भाई? क्या समाज इतना भी निश्चित नहीं कर सकता कि मेरा शरीर मेरी मर्जी से कोई हाथ लाओगा? केमिकल डालना तो दूसरी बात है, उसके अंदर है, इलाज के नाम पे डालो चाहे क्या के नाम पे डालो, लेकिन मुझे छूने का हक किसी का नहीं होना चाहिए, इतना मैं नहीं जानता। ये बात समझने की थी, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि ये तो गांव वाले तो मानते नहीं भाई, इकट्ठे रवे हैं, इनको तोड़ा कैसे जाए, उसके इलाज ढूंढे। आज के टाइम पे आपके गांव में थोड़ा बहुत भाईचारा बढ़ने लग गया था, फिर आगे सरपंची के इलेक्शन, थोड़े दिन में ही देख लियो, फिर वो दारू का चलन, वो पैसे का खेल, वो नफरत का बाजार, वो चलेगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही नहीं सरपंच से मांगना क्या है। जिस सरपंच की तनख्वाह 4,000 रुपए है, जिस 4,000 रुपए तनख्वाह का मतलब है एक गाड़ी की टंकी फुल को नहीं होती 4,000 रुपए में, तो वो आदमी बड़ी गाड़ी में चल लेगा और आपके इलेक्शन के अंदर लाखों रुपया खर्च करेगा, वो आदमी आपके लिए काम करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमें मालूम ही नहीं कि चर्चा क्या करनी है। हमने नान्यू पता है एमएलए तक के पूछना, हमने नान्यू पता जो वोट मांगना होगा उससे के पूछना, और उन्हें पता है कि इन्हें क्या ही का नहीं बेरा, क्योंकि ये कभी बैठ के मुद्दे पे बात करते ही नहीं। उनको इस बात का पता है ना। रहने दो, बंद कर दो, किसी ने लग रही गर्मी, बंद कर दो, शोर है, बैठ के सुनो। इनको ये मालूम है कि ये लोग नहीं करते मुद्दे की बात। इनको ये पता है कि इनकी औलाद को इनकी आंखों के सामने जबरदस्ती मुंह के ऊपर आप इनकी नाक बंद करो तो भी चुप रहेंगे ये लोग। कई लोगों से पूछा, यह बात है गुड़गांव की, और ये तब की बात है जब ये चंडीगढ़ वाला केस नहीं हुआ था, और इस बात के ऊपर कई लोग आपत्ति जताते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं भाई, मैं भीतर तक फूकू था जहां तक बोली थी मैंने, और मैं सोच रहा था इन्हें क्यों कर समझाऊं इन गांव वाला ने कि थम अपनी औलाद के अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे, और जब थारा सारा का लाग लिए तो मेरी औलाद भी जाएगी, उसने भी बांझ बनावेंगे, उसने भी नपुंसक बनाएंगे ये लोग, उसका भी कैंसर हो सके, वो भी चलते चलते गिर सके। लेकिन नहीं समझ रहे थे। गुड़गांव की बात है, एक आदमी ने बोला मैंने तो लगवाया नहीं, मेरी वाइफ ने भी, मेरी बेटी ने भी नहीं लगवाया, मेरी घरवाली ने लगवा लिया। मैं कहा देख ऐसी बात है भाई, उसका नाम ले गए। अगर बढ़िया चीज थी तो तीनों ने लगवाना था, अगर खराब चीज थी तो तीनों में तक किसी का भी नहीं लगना चाहिए था। पहले तो ये बता तने अपने क्यों नहीं लगवाया? अगर हमने बेरा है जी इसमें गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो तने अपनी घरवाली का क्यों लागण दिया? न्यू बोला जी उसका अफसर, न्यू बोला उसका हेडमास्टर, मास्टर नहीं थी वह मैडम थी,
बोला उसका हेडमास्टर ने बोला प्रिंसिपल कि अगर नहीं लगवाओगी तो तनख्वाह नहीं काटांगे। मैं बोला फिर तो एक काम करिए, अगले महीने जाओ न्यू कह देना हेडमास्टर कि अपनी घरवाली ने एक रात खातर नहीं भेजेगा तो तनख्वाह नहीं कटवाऊंगा, तो भेज भी देगा। अगले महीने तेरी छोरी ने बुला लेगा फिर भी भेज देगा। भाई जब तू शरीर का एक अंग कर सका है तनख्वाह खातर, शरीर अंग करना हो गया अपने आगे किसी के आगे पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए कौन सा तरीका है भाई? अच्छी चीज हो तो सोबर दुआ, नहीं तो फाइट करो यार, लड़ो। मतलब खून का पानी थोड़ी हो गया। वो चढ़ गया मेरे ऊपर, तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बोलने की? बाज का आया मेरा मारन, और मतलब मारी बहस हुई काफी लंबी चौड़ी। मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, बोला मैं, सारा मामला शांत हो गया, बैठ गए आराम से, ओढ़ी बैठा हो। वो एक भाई बोला यार बुला रहा, इतना सेंसिबल आदमी तू, तेरी आड़ा आस पास इतनी इज्जत, और तने इसी बात क्यों कही? मखा मना इसी बात न्यू कही भाई कि मैं चाहूं था कि यू मेरा 2-3 मार दे, मैं चाहूं था कि उसकी वीडियो बन जाए, दुनिया न्यू बेरा लाग जाए कि यू न्यू कहन लाग रहा। मैं न्यू कहूं बात समझाने की कोशिश कर रहा है ना, क्यों करी तो समझ लो। मेरा क्या फायदा भाई थमने बचा की? मैंने यो ये फायदा है कि थम बचे रहोगे तो कल न मेरे बालक खातर लड़ लोगे, थारे 8 गोड्डे जालेंगे तो फिर कौन बचेगा? मेरा मतलब समाज, तो समाज के बचने में मेरा बचना है और समाज के लूटने में मेरा लूटना है। जिन लोगों ने समाज को लूटने की कोशिश करी थी, जो हमारे ताऊ हैं या दादा हैं तो देखने लाग रहे हैं, उनका भी नाश धीरे धीरे होने लाग रहा। तो हम बाकी लोग अगली पीढ़ी न कवर, इब तो समझ लो बोलो, इब तो बचा लो अपने गांव ने, इब तो बचा लो अपनी अगली पीढ़ी ने, इब तो लिकड़ लो अपने घर से बाहर। और जब बाहर लिकड़े तो मारे न्यू समझ मानी आई भाई बचावा क्यों कर, इनके तो खेत भी नई से बना दिए। अकीब तो ट्रैक्टर जितना बड़ा बड़ा मर्जी ट्रैक्टर लिया वो पाट दे नहीं, पहले तो अड़गे लबा दिया करते हैं, इतने पेस्टिसाइड गिर दिए उसके अंदर। आगे जावे औलाद का पैदा होने दे लान लाग जाए हॉस्पिटल वाले, आखिर तक नहीं छोड़ दे, पैदा होने तक पहले पेट में लाग जाए लान। भाई यो तो अच्छा खेल होया, ठीक हम नहीं रनते, पढ़ाई इसी है अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने बालक हैं इनते माँ बाप न्यू क्यों हैं, थारे में तो थार पे तो कुछ होता नहीं, जिम्मार पे है ही नहीं, समाज ने व्यवस्था ही नहीं तैयार करी, तो अगली पीढ़ी की क्या गलती है भाई? जिस बच्चे को अभी मैंने देखा, एक बहन जी थे, वो छोटे बच्चे ने गोद में ले रही थी। भाई जब आप, वो छोटा बच्चा है 1-1.5 साल का, कुदरत की अमानत है ना वो तो, या अमानत बड़ी होंदे होंदे निकम्मी कैसे हो जाती है? यह बात क्यों नहीं समझते आप? क्यों ऐसी हालत आती है कि हमारी औलाद जैसे ही बड़ी हो वह सपने देखने लाग जाए मैं तो किले बेच के बाहर जाऊंगा? क्यों उसको यहां डर लगता है रहने में? यहां तो उसको अपने ही खेत में काम करने में भी शर्म आती है, और ओढ़ा वो सफाई भी कर ले। क्यों? क्योंकि यहां हमने इज्जत को बांट दिया। अगर आप अमीर की और गरीब की इज्जत अलग अलग करोगे तो आपका बच्चा अमीर होने के लिए कोशिश करेगा। अगर आप बड़ी गाड़ी वाले की और छोटी गाड़ी वाले की और पैदल वाले की इज्जत कम ज्यादा करोगे तो वो करने की कोशिश करेगा जिसमें ज्यादा इज्जत होगी। आप अपने बच्चे को, जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया ना कि बेटा तेरे को अगर काम नहीं मिल रहा, तेरे को अगर रोजगार नहीं मिल रहा, तेरे को अगर समाज में इज्जत नहीं मिल रही, तो गलती मेरी है बच्चे, तेरी नहीं है। तेरे पैदा करने से पहले मेरे को इंतजाम करना चाहिए था कि तेरे को समाज में जगह कौन सी दिलानी है मैंने। अगर आपके पास वो जगह नहीं है, बुला लिए अगर 500 आदमी बुला लिए, 500 आदमियों के बैठने की व्यवस्था तो पहले हम करोगे। तो जब औलाद ने लेकर आने लगे तो उसके लिए आप लोग इंतजाम तो पहले करोगे, और वो काम कौन करेगा? क्यों कोई बाहर का आदमी करेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना। यह बात करना रहे हैं कि भाई ये काम आपको करना पड़ेगा, आप ही कर सकते हो। हां, बाहर का आदमी जो थोड़ा बहुत बाहर घूम रहा है, वो आदमी आपको अपना तजुर्बा दे सकता है, वो आदमी आपको
किसी दूसरे आदमी से मिलवा सकता है। जैसे सुनील भाई है, सुनील शर्मा इंजीनियर था, एमटेक करके कॉलेज में प्रोफेसर लग रहा था, कॉलेज की प्रोफेसरी छोड़ गए। इसके राजीव दीक्षित भाई को सुनने के बाद समझ में आ गई कि ये तो नाश होने लग रहा खेती का। कम से कम छोटी जितनी घर में जमीन है 1.5-2 किले, जिनसे भी है छोटे मोटे, उन पर तो कम से कम अपनी खेती कर लूं। तो इस आदमी ने अपनी वह नौकरी छोड़ के अपनी खेती के ऊपर काम करना शुरू करा। 12 साल से हजारों किसानों को पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और वो जो केमिकल फ्री खेती करवा के उनकी जिंदगी संवार चुका अगला आदमी कि भाई बिना जहर की खेती न्यू करनी। पहली बार पूरी पैदावार 1 रुपये का केमिकल नहीं गिरना आपने। अगर आपकी पूरी पैदावार बिना केमिकल के होती हो तो भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? पूरी पैदावार होगी, कीमत हम दुआवांगे। इसलिए फिर भाई सुशील आने लग रहा है, वो आयुर्वेद पे काम करने लग रहा कि आपको अगर इतना पता लग जाए कि खाने के आधे घंटे के दरमियान, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में अगर आप लोग पानी पी लेते हो तो 104-14 तरह की बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर। सिर्फ इतना पता लग जाए आपको कि खाने के साथ पानी पीने से इतनी बीमारियां होती हैं, 100 से ज्यादा बीमारियां। तो आप सिर्फ पानी को ठीक टाइम पर ठीक तरीके से पीकर ही अपने शरीर को उन बीमारियों से दूर रख सकते हो कि नहीं? कौन से मौसम में कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, अगर सिर्फ इतना पता लग जाए तो आपके गांव में बीमारियों पे होने वाला खर्चा 80% खत्म हो जाए और जो 20% बचा है वो भी खर्चा सिर्फ देसी जड़ी बूटियों से या देसी खेत में फसलों से या उनसे ही दूर किया जा सकता है। खिचड़ी खा के, दही छोड़ के, न्यू कोस के, तो क्यों ना बचाएं भाई हम अपना पैसा। अगर गांव का युवा नौजवान खड़ा हो जाए तो हम उनको वो ट्रेनिंग दे सकते हैं कि पैदा होने से लेकर के और जब वो बड़ा होगा तो समाज में कौन सी जगह के लिए बना है, किस चीज के लिए बना है, तो अपना गांव राम मिलकर व्यवस्था तैयार कर लो तो गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा। इसकी गारंटी है। अगर गांव का नौजवान खड़ा हो जाए तो रोजगार की समस्या खत्म, बीमारी पर पैसा खर्च होने के खत्म, आपके खेती पे पैसा खत्म, तो अपना समाज फिर दोबारा से बच सके। क्यों जी? यही तो खर्चे हैं। खेती ने बिगाड़ दिए। आपका बीज आपका नहीं है अब। अगर उन्होंने अगले बीज में जहर दे दिया तो आपको जहर वाली खेती खानी पड़, जहर वाला अनाज खाना पड़ेगा। क्यों जी? क्योंकि आपका असली बीज बचा ही नहीं। डांगरा का बीज आपका कौन बच रहा? कोई खागड़ नहीं गांव में, कोई जोटा नहीं बच रहा। क्यों जी? सारे के सारे ओडिता हम अस्पताल में थे। तो खेती का बीज भी बाजार में ताव है, डांगरा का बीज भी बाजार में ताव है, और मानस का बीज भी बाजार में तान लग गया। तो क्यों जी? रही सही इनने 2 साल में लाल के बाकी बड़का का नमटेरा कर देंगे। इन्होंने तो प्लान बनाया था कि स्कूल आड़ा के भी ठोकेंगे। वो तो जनता सरकार मोर्चा खड़ा हो गया कि एक बालक के नहीं ला दोगे, क्योंकि मारे बालक उस उम्र के दौर में आमे थे। जिनके बालक छोटे थे मैं चुप थे, उन्हें सोचा मारे आड़ा का नंबर नहीं आया। पैदा होंदे लागने शुरू होंगे, डांगरा के भी लागेंगे। लाग लिए। जो मैं नया नेशनल हेल्थ बिल कहूं था उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर उनको यह शक हो गया कि आपके डांगरा में वायरस है तो डांगर ना मार सके। मैं इतने इतने खतरनाक कानून आने लग रहे हैं। नई ट्रीटी आने लग रही WHO की। वो ये कहते हैं कि अगर वो साइन कर दिया अगर प्रधानमंत्री ने, तो आप ये मानो कि इस देश का संविधान कुछ नहीं बचता है। फिर वही होगा जो वहां से बिल गेट्स कहेगा, जो WHO कहेगा, जो रॉकफेलर रोथस्चाइल्ड कहेगा, जहां से ये चल रही बीमारियां, जहां से ये इलाज चल रहे। क्या आपको मालूम है, आपको जो शुरू में हाइब्रिड बीज दिए थे 70 के दशक में, वे किसके दिए हुए थे? पता आप में से किसी को? ताऊ ने बेरा अमेरिका ने दिए थे। अब मैं आपको नाम लेकर बताऊं ताकि आपको नाम याद रहे और आप लोगों के सामने अगर किसी कंपनी का मालिक अगर वो मिले तो आपको पता लगे कि ये भी वहीं से चलकान लग रहा है। आप हरित क्रांति का जनक था रॉकफेलर फाउंडेशन। कौन था? रॉकफेलर फाउंडेशन।
रॉकफेलर फाउंडेशन कौन है? दुनिया के अंदर तेल के जितने कारखाने हैं उनका मालिक। तेल को साफ करने के बाद जो केमिकल बचता है, उससे जो पेस्टिसाइड बनता है, उसका मालिक रॉकफेलर। उसके बाद जब आपके खेत में वो पेस्टिसाइड पड़ते हैं और आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर और पता नहीं दुनिया जहान की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का इलाज करवाने के लिए जब आप अस्पतालों के चक्कर काटते हो, क्योंकि हरित क्रांति आई थी तो अस्पताल आए थे, न्यूनतम बीज आए थे और न्यूनतम अस्पताल आए थे। देख लियो सर्च करके ये नौजवान बालक कि अमेरिका से रॉकफेलर के दिए हुए बीज और अस्पतालों का बनना साथ साथ आया था। तो जब रॉकफेलर फाउंडेशन, जो इलाज के नाम पे जो आप दवाइयां खाते हो, बड़ा जो ड्रग माफिया है, उसका मालिक भी रॉकफेलर फाउंडेशन। और हमारे बालका ने न्यू शक है, अगर WHO, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, भाई डॉक्टर कौन बने आज के टाइम पे? जो बालक 12वीं तक रट्टे मारदा हो, यही तो बना है। और उनकी पढ़ाई पढ़ता हो, किसकी पढ़ाई? WHO की। WHO किसने बनाया? 1908 में अब्राहम फ्लेक्सनर कमीशन बैठा अमेरिका के अंदर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के अंदर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर सारी पढ़ाई होया करती। हमारा आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता, हमारी होम्योपैथी भी पढ़ाई जाती, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, नेचुरोपैथी, सारी चीज पढ़ाया करते। लेकिन फ्लेक्सनर ने 1910 में अपनी रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया में एक जैसा मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। हमने कहा भाई एक जैसी तो बीमारियां होती नहीं, राजस्थान में जैसा मौसम है वैसा मौसम जो है वो मुंबई में नहीं है। मुंबई में बारिश के हिसाब से जो बीमारियां होंगी वो राजस्थान में कैसे हो जाएंगी? नमी की वजह से बीमारियां अलग होती हैं, उधर बीमारियां अलग होती है, रेगिस्तान में पहाड़ की बीमारियां अलग हैं। जहां जैसी बीमारी होगी वहां वैसा पशु होगा, वहां वैसी गाय होगी, वहां वैसी वनस्पति होगी उसको ठीक करने के लिए। यह बात हमारे बुजुर्गों से ज्यादा कोई नहीं जानता। जिस टाइप की बीमारी जन्म ले रही होती है, कुदरत में पैरेलल में वैसी ही जड़ी बूटियां अपने आप पैदा होनी शुरू हो जाती है। कुदरत बैलेंस करती है एक दूसरे को। तो वो जो फ्लेक्सनर कमीशन ने कहा कि पूरी दुनिया में एक जैसा मेडिकल सिस्टम होना चाहिए है? उस फ्लेक्सनर कमीशन को पैसा देने वाला, फंडिंग देने वाला भी रॉकफेलर फाउंडेशन है ना। कमाल की बात। और आज जो ये ड्रोन प्रधानमंत्री ने कहा ड्रोन चलेंगे, ये ड्रोन कौन सी कंपनी के हैं पता है आपको? ये टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी इसका नाम है। हिंदी में कहूं तो नीली नदी। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का मालिक है जॉन डीरे। सुना होगा जॉन डीरे, तो ट्रैक्टर है, जॉन डीर बोलते होंगे, कोई जॉन डीरे बोलता है। जॉन डीरे ट्रैक्टर है ना जो, वो मालिक है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का। और जॉन डीरे का मालिक कौन है पता है? बिल गेट्स। जॉन डीरे का मालिक है बिल गेट्स। अपने जो बीज खत्म करे इन्होंने, उन बीजों को नॉर्वे के अंदर स्वालबार्ड सीड वॉल्ट में इकट्ठा करके धर दिया कि जब मानव इतिहास, मानव खत्म हो जाएगा ना, फिर काम आऊंगे। निधर रखे उन्हें, लिख रखा उसने, जब मानवता खतरे में आएगी तो ये बीज काम आएंगे। नॉर्वे में जो सीड वॉल्ट है, 3.5 लाख बीज बंदों ने पेटेंट करा के धर रखे। देसी बीज जो अपने पुराने होया करते नेचुरल। उस नॉर्वे वाले उस स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का मालिक कौन है पता है? बिल गेट्स। जो यह बीमारी चल रही है, इस बीमारी के वायरस का नाम क्या है? नाम बताओ आप लोग, क्या नाम है? ये जो वायरस है, इस वायरस का मालिक कौन है पता है? आप न्यू कहोगे जिसमें थोड़ी बहुत अकल होगी, भाई इलाज का तो मालिक हो सके,
बीमारी का मालिक नहीं हो सकता, लेकिन इस वायरस का मालिक है बिल गेट्स। पेटेंट करा रखा है ये वायरस, अक मेरा वायरस है। और इसने ठीक करने के लिए जो आपके लगाए जा रहे हैं ना ये पहले और दूसरे, इसका पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम है। 3.25 लाख एकड़ जमीन खरीद के अमेरिका का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा किसान है बिल गेट्स। और वो ये कहता है कि पूरी दुनिया में 70% लोग यूजलेस ईटर हैं। यूजलेस ईटर, खाम खाई खान वाले, इनको खत्म हो जाना चाहिए, वैसे बोलता है वो। और वो ये कहता है कि 2030 तक हम लोग 70% आबादी को निपटा देंगे। वो ये बोल रहा है प्लान करके। महंगाई का बढ़ना, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने क्यों स्टार्ट हो, पता है आपको? 2030 तक पेट्रोल डीजल और सीएनजी खत्म करनी है इनको। प्लान है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। पहले इसका नाम था एजेंडा 21, ये प्रोग्राम था यूनाइटेड नेशंस का, और इसको टेक ओवर कर लिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, उसका नाम रखा एजेंडा 2030। वो ये कहते हैं कि 2030 तक हर आदमी की हर गतिविधि को हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है। इसीलिए आपके फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। एक बार गलती से जूते लिख दो इसमें, अगली बार जब फेसबुक चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे तो जूते जूते नजर आओगे। कहीं भी जाते हो तो महीने के आखिर में न्यू बताओगा, इस महीने में इतने दिन इस गांव में रहा, इतनी बार अड़ा बैठा रहा, यहां यहां रुका, यहां यहां चला, इतने घंटे गाड़ी चलाई, इतने घंटे बैठा। क्यों जी? बतावे ना। स्मार्ट वॉच के बारे में किसने सुना है? सुना है किसी ने स्मार्ट वॉच? हाथ ठा के बताओ। हैं गांव के बालक स्मार्ट वॉच? ये बच्चे बताएंगे, ये मैं बुजुर्गों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बुजुर्गों को मेरी बातें हो सकता है समझ में कम आवे। वो इसलिए कम समझ में आवेंगी कि जब ताऊ जिस टाइम पे 70-80 के दशक में टेलीविजन आए हुए बड़े बड़े खिड़कियां वाले, और आपने कोई उस टाइम पे न्यू कह धंधा अकान वाले टाइम में टेलीविजन ना हाथ में लेके घूमोगे बना तार, तो उस टाइम न्यू कहते छोरे पागल बनावा है। जब उस टाइम कह धंधा कोई, जबकि टेलीविजन के आने से पहले में यू तैयार था। तो जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो तैयार है, चाहे मान लियो और चाहे 10 दिन के पाछे मान लियो, और चाहे 10 महीने पाछे, चाहे 10 साल पाछे, आप मान लियो, कदे मान लियो, आपके मेरी बात याद आवेंगी कि उस दिन बैठ के देवेंद्र बता के गया था जो मैं अब आपको बता रहा हूं। स्मार्ट वॉच होती है, किसी कोई ले भी रहा आगे? नहीं ले रहा। एक घड़ी होती है, वो मोबाइल के साथ जुड़ जाती है, और वो आपके हाथ पे बनती है। आप कितने कदम चले, कितनी देर सोए, कितनी देर साइकिल चलाया, कितनी देर गाड़ी चलाई, एक एक चीज की जानकारी देती है वो घड़ी। आपका ब्लड प्रेशर कितना था, हार्ट बीट कितनी थी, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना था, सारी चीज बतावे भाई। वो सारी चीज मोबाइल पे भी आ जाए हैं बिना तार, उस घड़ी से वो सारी चीजें मोबाइल पे भी आ जाती हैं। और जो सी चीज मोबाइल पे आ जाए वो अमेरिका भी भेजी जा सके। क्यों जी? अरे एक बात बताओ, जो सारा यार्ते चंडीगढ़ जान का है, उल्टान का राह भी तो ये है। इसका मतलब अगर जानकारी शरीर में से चंडीगढ़ और जा सके अमेरिका, तो अमेरिका तो यहां भी तो आ सके। इसका मतलब आपके शरीर को अमेरिका से बैठ के चलाया जा सकता है। समझ रहे हैं आप ये बात? आपके शरीर के अंदर सिर्फ वो चीज डालनी है जो आपको इंटरनेट के साथ जोड़ दे, और उसके ऊपर ये ऑलरेडी काम करने लग रहे। जो आपके शरीर में डाला जा रहा है ना, वो इसीलिए डाला जा रहा है। आपके घर के अंदर जितनी भी स्मार्ट चीज है, स्मार्ट टेलीविजन, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट वॉच, आपकी एलईडी, आपकी रेडियो एफएम, आपका स्मार्ट, जो भी स्मार्ट चीज है, और आपके शरीर में भी वो डाल दिया गया है। इन सारी चीजों को एक बटन के साथ खत्म किया जा सकता है। एक बटन सिर्फ क्लिक लगेगा और आप वहीं चलते चलते ढेर।
और इन्होंने गया के अंदर शुरू कर दिया है। पता है इस बात का आप लोगों को? नहीं पता है तो मैं इस भाई से एक गुजारिश करूंगा कि एक बार सिर्फ इतना पढ़ दे। यो क्या लिख रहा है भाई? जोर से पढ़। गया में अचानक गिरने के बाद हो रही है मौत से बना दहशत का माहौल, जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम। ये खबर है 11 जून की, आज है 12 जून, यानी कल के अखबार की खबर है। बिहार के अंदर जहां ये लोग टेस्टिंग कर रहे थे रेडिएशन की, वहां आदमी चलते चलते गिरने स्टार्ट हो गए हैं। वो टेस्टिंग है, वो आपके यहां भी होने वाली है। रेडिएशन का लेवल बढ़ने लगेगा तो आपके लोग भी चलते चलते गिरने स्टार्ट होंगे। ये नाम ले देंगे किसी नई बीमारी का। असलियत में जो शरीरों में डला हुआ है और जो रेडिएशन चलेंगे, ये टावर बढ़ रहे हैं, जो इनका खेल होगा। लेकिन आपको टेलीविजन कुछ और ही बताएगा। ये न्यू कहूंगे साइंटिस्ट आ रहे हैं। अचानक से वहां का जो आदमी है, बाहर से कोई आदमी आ रहा हो, चलते चलते गिरने लग जाए तो कल को आपके ऊपर पाबंदियां नहीं लगेंगी। कौन कहता है? आप फिर ले लोगे, हाँ भाई ये तो बचाने खातर कर रहे, सरकार कोई गलत थोड़ी करेगी हमारे साथ। ये भी तो ये कहा था, अगर सरकार हमारा फायदा करना चाहे तो सारे मामले में करना पड़ेगा ना। फिर न्यू थोड़ा है कि एक बीमारी के केस में तो फायदा करना चाहे और बाकी नाश करना चाहे, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? नशे की तस्करी बिना प्रशासन की मर्जी के, बिना प्रशासन की जानकारी के हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है। उसने तो कौन रोक दी? जब बिना पेस्टिसाइड के सुनील शर्मा को मालूम है कि एक केमिकल डाले बिना पूरी फसल लाई जा सकती है, तो फिर कंपनियां क्यों लाई जा रही हैं? मेरे किसान को क्यों नहीं बताया जाता कि बिना केमिकल कैसे बचोगे तुम, कैसे जिंदगी जी सको? क्यों जी? 2015 में मिला था मैं नरेंद्र मोदी से, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने सारे शिक्षा मंत्री उस टाइम स्मृति ईरानी थी। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जब उद्घाटन किया था उसने, और मैंने उससे ये बताया था कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है। आईएएस की टीम बैठी थी, 12-13 लोग थे, और मैंने उसको बताया था टेक्नोलॉजी है अपने पास, एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा गामा का, सारी टेक्नोलॉजी फ्री में दूंगा, 1 रुपया नहीं लेता। लेकिन मजाल है, क्या बोलते हैं कि हमारा कट कितना होगा। मैं तो फ्री में देने की बात कह रहा यार, बोला ना गामाड़ा पे लेवांगे, गामाड़ा के खाते में तो काट लेंगे, बीमे भी तो लाग रहे कटन, कट नहीं रहे, फसल के भी कट रहे और आपके भी कटन लग रहे। बैंक में अगर आपका पैसा है तो, और मुआवजे कितने का, वो भी बेरापन है। हर आदमी की जेब से पैसा कट रहा, फिर स्टेट देने लग रहा, राज्य सरकार देने लग रही, और फिर केंद्र सरकार देने लग रही। 3-3 जगह तक प्रीमियम मिलता है बीमे की कंपनी को, और हम सोए हुए हैं। किसी का बैंक में खाता है तो आपके खाते से जबरदस्ती पैसे काट लिए जाते हैं, 18-19 रुपए, अगिए क्या के फलाने बीमे के, और आप नहीं सोचो यार 19 रुपया खातर 100 रुपया का 200 रुपया 500 रुपया तेल फूकना पड़ेगा बैंक में जाने चक्कर में, पड़े रहने देना है। आपको वो छोटी चीज लगती है, लेकिन कितने करोड़ लोग हैं इसका अंदाजा लगाओ। जो आपको फास्टैग के नाम पे आपको चेप दिया गया कि 180 रुपये तो राखने हैं उसमें, 180 रुपये गुणा करो, कितनी गाड़ी है देश में, कितने करोड़? नहीं समझ में आ रहा। हमने यो जो रोड मांगे तो कौन है स्पेशल एग्रो रूट, ये क्यों बनाए जा रहे जबरदस्ती? मेरे बच्चे को मेरे गांव में शिक्षा मिलती हो और मेरे गांव के 5-7 किलोमीटर में रोजगार का इंतजाम होता हो, तो मने कड़ा जरूरत है गाड़ी की, मने कड़ा जरूरत है मोटरसाइकिल की। हम साइकिल पर पैदल क्यों नहीं गुजारा कर लेंगे? लेकिन अपने को जान के इतनी इतनी दूर फेंका जाता है प्लान करके कि आप अपना भाईचारा तोड़ो, आप आपस में लड़ो भिड़ो और अपनी औलाद को अपनी खेती से दूर करो। सोच लो, आप एक एक आदमी अपनी औलाद ने क्या कहा है, पढ़ लिख के कुछ बन जा, नहीं तो डले ढोवेगा। पढ़ लिख के कुछ बन जा, नहीं तो खेती में न्यूए पागल होवेगा। खेती ने बदनाम अपने आप खुद करा पा, और फिर बड़ा है पीछा पा, न्यू सोचा हमारी औलाद तो हमारा कहना ही नहीं मानती। अरे तने खुद ही तो कहा था कि मैं तो बेवकूफ आदमी हूं, खेती करूं। औलाद सियाणी बनाने की अपन तो प्लानिंग करी थी, फिर वह क्यों बड़ी होकर करेगी
जब आपने बता दिया कि यू काम तो निकम्मा का आदमिया का काम है। अगर आपने ये बताया होता कि भाई खेती इसी चीज है या जमीन भूखा नहीं मरने देगी, चाहे दुनिया में कुछ करिए ना करिए, आग लगती हो चाहे तूफान आता हो बारिश आती हो, या जमीन नहीं भूखा मरने देगी, अगर हमने ये सिखाया होता तो हमारी औलाद अपनी जमीन छोड़ के दिल्ली जाकर नशे नहीं करती कंपटीशन के नाम पे, किते किते जाकर बैठा है। आज वो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रही होती। लेकिन आज 90% से ज्यादा किसान का जमीन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंक में पड़ी है और उधर से उसकी कमाई खत्म होने लग रही है। आपके एक एक पैसे के ऊपर रिकॉर्ड है उसका, आपकी एक एक मूवमेंट के ऊपर है, आपकी एक एक बात के ऊपर निगरानी है। तो कल को मान लो अगर बैंक को यह मालूम पड़ जाए कि आपके पास अब पैसा नहीं बचा, थोड़ा बहुत सोना बचा होगा, उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, नहीं करवाओगे तो चोरी का माना जाएगा, करवाओगे तो सरकार ने बेरा है कि बाल इंदौर इतना पड़ा है सामान। जब वो धीरे धीरे खाली हो जाएगा और उस दिन सरकार ये कह देगी कि यो जमीन के जो से लोन ले रखा है यो दे भाई, उस दिन कहां जाओगे? उस दिन के लिए लैंड बैंक बना रखा है, सबकी जमीन एक मुश्त ऐसे खींची ऐसे लिखी जाएगी। इंतजार करो, वेट करो। आपको लगता है कि सिर्फ रोडवेज बिकने वाली है, आपको लगता है कि सिर्फ स्कूल बिकेंगे, आपको लगता है कि सिर्फ रेलवे बिक रही है। अगर किसी अनजान आदमी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है और हम वहां चुप बैठे कुछ और ही बकवास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये समझ लो अगला नंबर अपना आने वाला है। जमींदार की जमीन बस एक बटन पे रखी है, एकदम फिनिश। उसके बाद अपने बड़कन के दोगे, दंगाई वो पहले से बढ़ाने लग रहे हैं, बंदूक दे देगा। अब ये समझने की बात है कि ये लोग नई नई स्कीम लेके आएंगे। समस्याएं तो मैंने गणी बता दी, अरे मेरे पे गणी और है 2-3 घंटे बोलने, लेकिन ये समझ लो कि इनकी जड़ क्या है, ये समझ लो बस। क्योंकि अगर आपको मूल समझ में आ गया, आप फिर बैठ जाएंगे। गांव राम जो बच रहे हैं बाकी उन्हें बुला लाइयो, आप फिर बैठ जाएंगे। क्योंकि गांव के समझ में नहीं आया तो काम नहीं बनेगी बात। पहले समझ में आएगा फिर उससे फाइट करेंगे। फाइट कैसे करना है? आपकी गुलामी का रास्ता चलता है यहां से, या एक आपकी गुलामी का रास्ता है सबसे जरूरी। अपने नौजवान बच्चों को आपने अगर शुरुआत में सिर्फ एक दिन के लिए भी इससे छुट्टी दिला दी, भाई संडे मत यूज करो, या सोमवार रख दो, या कोई एक दिन रख दो, भाई आज माता का दिन है, शुक्रवार का व्रत है, आज मोबाइल का भी व्रत है, वो इसीलिए तो लड़ाई है। तो भाई जब तो मुश्किल है, जब तो सोच पे काम करना, जब तो 4 घंटे बोलना ला 2 घंटे। अगर ये काम इतना आसान होता तो दिन रात पागलों की तरह थोड़ी लगते हैं हम लोग, घर बार छोड़ के पागल हैं के। ये काम इतना आसान है नहीं, लेकिन इसके ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। भाई देखो 2 चीज समझो, हमने अपने बच्चे को यहां से और ऊपर लेके जाना है, उस छत पे ले जाना न्यू मान लो, और एक ऊपर से नीचे ले आना। बताओ ज्यादा जोर किस में पड़ेगा? ऊपर ले जाने में ज्यादा जोर पड़ेगा कि नीचे ले आने में? सीधी सी बात है। बच्चे का तो चलो एग्जांपल दूसरा ले लिया, कोई गेंद है, बॉल है, भारी है, अगर नीचे से लेके जानी तो जोर ज्यादा लगेगा, और ऊपर तो घेर दो बस, आपको आ जाएगी। क्यों जी? समाज का भी अगर ऊपर उठाना है तो जोर लगेगा, और गिराना है तो क्या करना, छोड़ दो बस, गिरन तो लगी रहा है। समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है गांव का शरीफ आदमी। गलती होगी, शरीफ आदमी नहीं, शरीफ आदमी की चुप्पी। शरीफ आदमी चुप हो गया, सुनील के साथ जाती होने लाग रही, इसका पड़ोसी इसके साथ गलत करने लाग रहा, मने दिखेगी गलत करने लाग रहा, मैं चालू करते बाहर देखियो रा केरोड़ा हो गया, तो मेरी घर वाली पटते जी पकड़ा, तू कहां जावा है, तन्ने ठेका ले रखा मिलन दे पड़न दे। वह यह भूल जाए कि आज तो उसकी गेल गलत होने लग रहा, कल ने तेरे साथ होगा तो कौन आवेगा।
या जो चुप्पी है ना, समझने वाले आदमी की चुप्पी, या है अपने समाज की बर्बादी का कारण। इससे बचने का पहला तरीका यह है कि सबसे पहले तो शरीफ आदमी को, ईमानदार आदमी को, बढ़िया आदमी को अपनी चुप्पी तोड़ के घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदार आदमी के ऊपर लोग भरोसा भी कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो उनसे शरीफ हैं और ईमानदार हैं, और उनने मिलकर अपने समाज के बनाने पर काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक पीढ़ी सिर्फ लोगों ने तैयार करने में लग जाए। भाई भगत सिंह ने जब अपने देश के लिए जान देने की बारी सोची थी, उसको यह मालूम था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं नहीं इसका फल देख पाऊंगा, मेरी अगली पीढ़ी आजाद रहेगी, और वह रही। अब हमने काम करना बंद कर दिया तो हमारी अगली पीढ़ी गुलाम होएगी 100%। उससे बचाने के लिए इस पीढ़ी ने काम करना पड़ेगा, कोई राह नहीं है अदरवाइज। और काम भी क्या करना है? काम भी इतना सा करना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी है। नहीं चाहिए तेरी पिल्सन, नहीं चाहिए तेरा कोटा का अनाज, नहीं चाहिए तेरी अनुदान राशि, नहीं चाहिए किसान आड़ी, तेरा दिया होया कुछ नहीं चाहिए, बस हमने अपने हाल पे जी लेने दे, इतना ही तो कहना सरकार तय। यो पकड़ अपना आधार कार्ड, यो पकड़ अपना यो बकवास, हमने नहीं चिंता, हम अपनी व्यवस्था मिलकर अपने गांव में कर लेंगे। लेकिन ये बात 4 आदमी कहेंगे उससे नहीं बनेगी बात। इस पे तो आज बैठे, हाँ, बाकी का जो गांव रह गया वो आके बैठेगा, और फिर गांव राम अपने बड़का ने न्यू कहेगा, भाई ठीक है भाई, ये छोरे बात ठीक कह रहे हैं, बैठ के भी इस पे समझो क्यों करोगे। जो सबके तो सारी बात समझ में भी नहीं आवे। जिसके खेती में इंटरेस्ट बनता हो उन्हें सुनील समझा होगा, जिन्हें शिक्षा रोजगार पे काम करना हो उन्हें मैं समझाऊंगा, जिन्हें आयुर्वेद पे समझना हो, शरीर ठीक रखने पे समझना हो उसने सुशील समझा होगा, जिसने समाज संगठित करने पे बात करनी हो उसने अपने नरेंद्र भाई समझाओगे कि कैसे मुद्दे तैयार करने, आपके अपने बच्चों के लिए सवाल कैसे पूछने हैं। भाई आप जब अपने बालक खातर रिश्ता देखने जावा, छोरा छोरी खातर है, तो दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान बना कि भाई ऐसा छोरा होना चाहिए, इतनी कमान वाला होना चाहिए, कम से कम इतनी जमीन होनी चाहिए, या छोरी हो तो कम से कम इतनी पढ़ लिख रही हो, अपन देखा ऐसा खानदान होना चाहिए। और जिन्हें आप अपना खसम बनावा, अपना जमाई बना के खड़ा कर दें, अपना एमएलए एमपी सरपंच, उसका कुछ नहीं देख दे। उसके लिए गांव के बाहर बोर्ड लगना चाहिए, अगर कोई अपराधी है या इस पार्टी का है या इस टाइप का है तो वो गांव में अलाउड नहीं है बढ़ना। मेरे गांव में बढ़न के लिए इतने बालक बेरोजगार हैं, इतने किसान कर्जदार हैं, इतना टोटा इसमें होया, यो जो प्रोपेगेंडा 2 साल चलाया इसमें इतने बीमार होए पड़े हैं। आप लोगों को बीमारी चलेगी इससे, जो आपको 2 साल से दवाई जबरदस्ती दी जा रही है, और बतावेंगे कोई और बीमारी। नए नए बड़का में हार्ट अटैक पहली बार देखा है, पहले होया करते तो अस्पताल तक जाने का मौका मिला करता, अस्पताल में जाने का मौका नहीं मिल रहा। नौजवान बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी नस रुक गई कि आप अब बोल नहीं सकते समाज में बैठ के। अभी फोन पे बात कर रहा था मैं लखनऊ से, वह लेडी ने कहो थी, डॉक्टर साहब मैं, मेरी छोटी बाण, मेरी ननंद, हमारे ब्याह इकट्ठे हुए थे और हमने लगवा लिया, अरे 3वां में तक कोई भी कंसीव नहीं कर पा रहे, और डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा भाई हमने बेरा है क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन आप मानोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपके शरीर में पेस्टिसाइड पचा के उन्होंने हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, नपुंसकता को ऐसा बना दिया। पहले भी तो होया करते, हम बैठेंगे ना भाई, पहले भी तो होते थे, अरे इतने थोड़ी होया करते। ऐसा कैसे हो गया कि अंबानी हर जिले के अंदर 2-2 मंजिला 5-5 मंजिला कैंसर के अस्पताल बनाने शुरू कर गया? उसको मालूम है इसका मतलब आने वाले टाइम में कैंसर होने वाला है। क्यों जी? इसका मतलब आने वाले टाइम में कैंसर होने वाला है, जिसने ये 2-2 लेकर राजी हो रहे हैं। लेकिन इसको बचने के तरीके भी हैं। प्राकृतिक रूप से जितना नेचर के, कुदरत के नजदीक आएंगे उतना हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन डरोगे नहीं तो करोगे भी नहीं। लेकिन शरीर में थोड़े थोड़े असर दिखने लोगों को शुरू हो चुके हैं।
और मेरी डॉक्टर से कई बार बात होती है, हम तो इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करते हैं। जो समझने वाला डॉक्टर है, जिसने पूरी ब्लड रिपोर्ट देखी, वो ये कह रहा है जी, जिसने 2-2 ले रखे हैं, जिसके शरीर में थोड़ा बहुत असर होना शुरू नहीं हुआ है, उसके खून में शुरू हो लिया है। तो अगले 1 साल क्रूशियल है। अगला 1 साल जो है, इस 2023 का जो साल, 22 और 23 का जो साल है ना, ये 1.5 साल, ये सबसे इंपॉर्टेंट साल है। अगर इनमें आपको नए नए टाइप की बीमारियां, नए नए टाइप के बच्चे पैदा होने लग गए, नए नए टाइप का अगर कुछ होने लग गया, तो समझ लियो वो चीज अपना असर दिखा रही है। जे आज भी आप चेत गए तो जो बालक 16 तक नीचे के बचा रखे, वो पूरी पीढ़ी बचा सका आपा। क्यों जी? घर घर दस्तक आले गांव में तो बढ़ते नहीं, सबने बेरा के लठ लेकर खड़े लोग। इतना तो समझ में आ रहा है सबके कि अगला जितना होली गलती होली, आगे तो नहीं लगवान दे। लेकिन ये पूरे प्रोपेगेंडा पे कांटा मारना पड़ेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। और पूरे प्रोपेगेंडा पे कांटा मर सके, ये जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, ये जो ऑनलाइन आपका पैसा है, ये जो ऑनलाइन आता ना, मोबाइल पे पटदेसी स्कैन करके खर्च कर दे नौजवान बालक, और बैंक में जाने की टेंशन नहीं है, ये आपकी बर्बादी का रास्ता है। यो जितने भी काम आप इस पे करते हो ना, वो बंद कर दो, नहीं तो मैं यह वीडियो बना के भी डाल सकूं था। क्यों भाई? आड़े आने की जरूरत क्या पड़े थी? हैं? नगद लेके गोलियां मारे, तो इसके लिए व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार पे सवाल पूछो कि ये पुलिस वाले ज्यादा लगाओ, कि तंत्र व्यवस्था ठीक करो। पुलिस वाले तो पहले लूट रहे, तो फिर ठीक है भाई, अपने अगली पीढ़ी ने गुलाम कर लो फिर। जैगर न्यू तो दिखता हो तो नगद कैसा है, इब तो घर घर बैंक खुल रहे हैं। ई बापा ने न्यू को नहीं है कि लाखों रुपया लेकर जाने पड़ेंगे। मैंने इसकी बात कही है, इसका मतलब क्या है मेरा है, छोटी छोटी जो खरीदारी करते हो ना, छोटी छोटी, बड़ी खरीदारी कर लो, 2-2, 5-5 लाख रुपए कर लो ट्रांसफर, 10 रुपए भी ट्रांसफर करें आपा, 150 रुपए करने वो भी ट्रांसफर करें आपा। या ट्रांसफर कितना खतरनाक है आपको अंदाजा नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझ लोगे, उस दिन कोई बात नहीं। आपको यह डर दिखाया गया कि लूटपाट है, समाज के अंदर लूटपाट नहीं है। सरकार की परमिशन के बिना दंगा नहीं हो सकता, सरकार की परमिशन के बिना अपराध नहीं हो सकता। आपको जरूरत महसूस कराई जाती है अपराध करके। आपको ये दिखाएंगे कि पुलिस वालों को, आपने कभी किसी थाने में जाके देखा है? एक भी थाने में पूरे पुलिस वाले नहीं है जितने चाहिए उनने, और उनको उल जलूल की चीजों में लगा रखा है। कानून व्यवस्था में एक भी पुलिस वाला काम नहीं कर रहा, इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा, स्कूल में चले जाओ मास्टर को पढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा, और फौज में चले जाओ तो फौज में यही काम हो रहा। 3 साल से तो भर्ती भी नहीं हुई। तो ये कितने कम कर्मचारी क्यों दिखाए जा रहे हैं? ताकि अब आप ही बता दो, गांव में कोई मास्टर है जो आपने दारू पिंदा या देख लिया हो, या आपने देख लिया कि तो इसमें तो अकल कौन थी, तो सिफारिश लग रहा है, और एक आपने कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आपसे एक फार्म भरवाया जाए कि अपने बच्चे को फलाने मास्टर पे पढ़वाना है, या उस फलानी कंपनी का कोचिंग सेंटर आपके गांव के सरकारी स्कूल में खुल जाए ऑनलाइन पढ़ाई, तो आप किस पे करोगे? कोचिंग सेंटर पे ना। तो गई नौकरी आपके बालक की। मास्टर का अल्टरनेट नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि आप अगर फास्टैग पे जाओगे, गाड़ी में फास्टैग लग रहा है, उसमें तो कटेंगे 50 रुपए, और कैश दोगे तो 100 रुपये, या गुंडागर्दी नहीं है? कटे ना, तो यार जबरदस्ती क्यों? ठीक है, जिसका जी करता उससे दो, जिसका जी करता उससे दो, ये क्या मतलब हो गया? उसके बाद टोल टैक्स हाई क्यों? सबसे पहली बात तो जब रोड टैक्स ले रखे हमारे पता है। दूसरी बात, आपका बैंक में आप पैसा लेके निकले हो, और अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपने समाज सुरक्षित नहीं बनाया, या जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि अपराधी अपराध कर ही नहीं सकते सरकार के मर्जी के बिना।
तो ये सवाल भी उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको, व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात तो यह है, आपने बतावा रुपया के लेन देन गांव में 5-10 लोग नहीं के हुए इतने ज्यादा बड़े, आम आदमी के को नहीं होते इतने लेन देन बड़े मोटे। आम आदमी तो अपनी रोजी रोटी गुजारा कर रहा है। ये जो किसी ना किसी पार्टी के पिछलग्गू बने होते लोग हैं, ये जो गुलामी करें या जो मोटे पैसे का लेन देन करें, यही तो इन्हें तो चाहिए है मोटे पैसे के। और इंदौर तो गाड़ी भी है, इंदौर तो बंदूक भी पाओगी, इंदौर तो 5-10 आदमी बिठाने का जुगाड़ भी है। आम आदमी को नहीं जरूरत है इनकी, लेकिन आपको साइलेंट कर लो, आपको जबरदस्ती जरूरत महसूस कराई जाती है। और आने वाले टाइम में साइबर अटैक होने वाला है, आपका इंटरनेट खत्म होने वाला है। तो जिस दिन आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा उस दिन आपके पैसे भी क्लैश हो जाएंगे। और अगली बार जब इंटरनेट दोबारा चालू होगा तो उसके बाद आपको पैसा सरकार की मर्जी से ही खर्च करने का हुक्म मिलेगा। वह होगी असली गुलामी। हर कोने के ऊपर, हर रोड के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर, हर घरों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। अभी तक तो लॉकडाउन लगाया है जबरदस्ती का और आप जबरदस्ती निकल गए। अगर गांव के बाहर सीसीटीवी कैमरे में आपकी मोबाइल की आपकी लोकेशन, मोबाइल की, आपकी गाड़ी का नंबर, आपका चेहरा दिख गया उस कैमरे ने, तो आपने कानून तोड़ा, आपके खाते में से पैसे अपने आप कटने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे गाड़ियों के चालान कटने स्टार्ट हो गए हैं। हम ये कहते हैं हमें ऑनलाइन चालान नहीं भरना भाई, आदमी काटो चालान, खड़े हो, हमने अपने बच्चों को नौकरी देनी है भाई, हमने तनख्वाह दुआनी है उन तय, क्यों जी? अपने बच्चों को रोजगार आदमियों से मिलेगा, रोबोट से थोड़ी मिलेगा। जयपुर के अंदर पहला रोबोट आ चुका है कि रोबोट चालान काटेगा। और आपको सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है। आपको काबू रोबोट किया करेंगे। जो किसान तोड़ के चले गए बैरियर, क्योंकि आगे पुलिस वाले जो थे वह उन्हीं के बेटे थे। अगर वो पुलिस वाले ऐसे रोबोट होते, एक एक रोबोट में 30-30 आदमियों की ताकत हो, तो पार कर लोगे के? आदमी ने तो समझा लोगे, आदमी ने तो दया आ जाएगी। रोबोट को तो इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इस लाइन से आगे अगर कोई आया तो गोली मार देना। और वो जो रोबोट की गोली मारने की क्षमता है ना, इंटरनेट पे ढूंढ लियो, ऐसे हिलदी हुई चीज पे भी एक्यूरेट निशाना मारता है। क्यों जी? वो गलती नहीं करता, वो दया भी नहीं करता, वो भाईचारा भी नहीं दिखाता। तो इससे भी पीछा छुड़ाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी व्यवस्था पे काम करना है, व्यवस्था पे। जो बात आपके बीच में आया करने के लिए, जो ये जो शरीर में जो केमिकल डाल रहे हैं इसकी बीमारी वाली बात तो लगभग सबके समझ में आई हुई है। अब तो बात करनी इससे अगला स्टेप क्या हो। तो एक तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो, अपने आपस में जुड़ जाओ। नंबर 2, जितने नौजवान साथी हैं, या तो आपको गौरव बता देगा, नहीं तो आप मेरा नंबर भी ले लेना। जो एजुकेशन पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो अब तो मैंने ऑनलाइन भी डालनी स्टार्ट कर दी, कैसे करना वो मैं बता दूंगा। एजुकेशन की एक एक चीज, अगर हमारी माताओं को, हमारे घर में माताओं को और पिताओं को अगर ये पता चल जाए कि आपके घर में जो बच्चा है वो जो हरकत करता है वो क्यों करता है, अगर इतना पता चल जाए तो आने वाले टाइम में उसको कैसा रास्ता देना है, अगर ये पूरे गांव ने पता हो तो गांव राम मिलकर बैठ के योजना बना सके ना। भाई इसका छोरा साइंटिस्ट है तो इसके छोरे ने साइंटिस्ट बनावांगे, इसका बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन बनाएंगे। जो पैदाइशी गुण है वो निकालना अपने को आता ही है, टेक्नोलॉजी। तो गांव राम मिलकर आ जाओ, फायदा उठा लो, मारा इस्तेमाल कर लो। एक बात का प्रॉमिस आज हम आपसे करने लग रहे हैं कि इस सर्विस के बदले में, इस ट्रेनिंग के बदले में, इस सेवा के बदले में हमारे में से कोई भी एक भी आदमी आपसे कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। ना हम पैसे लेंगे ना हम पैसे देंगे। हम काम केवल आपको ट्रेंड करेंगे कि हमारे पास यह चीज है, इसने लेकर अपने गांव में संभाल लो।
इतना तो कर सकते होंगे आप, हाँ कि नहीं जी? इतना तो करना भी चाहिए। रही बात खेती की, यो सुनील बैठा और पूरे गांव राम आगे पंचायत में यह बात करना रहे भाई, गांव में ते एक भी आदमी पे 1 रुपया यूं नहीं लेवे इस खेती की सर्विस के बदले में आप पे। वो आयुर्वेद पे थोड़ा काम करने वाला सुशील भाई बैठे पीछे पहुंच लिए, वो नहीं लेवे 1 पैसा भी, लेकिन सिरदर्दी को नहीं ले वहां पा, सिरदर्दी लेनी पड़ेगी गांव राम ने। हम तो आपकी उस सिरदर्दी को दूर करके आपके सवालों के जवाब देके आपको जहां जिस चीज की जरूरत है भाई, यह चीज है वो ले आओ, अपना गांव पैदा कर लो। अगर आप लोग तैयार हो गए, वो पीछे जो लाल शर्ट में भाई बैठा है ना, और वो दूसरा कहां, महेश का है फोन, महेश फोन पे है। ये 2 भाई कहां से आ रहे पता है आपको? हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से। ये क्यों आ रहे हैं? ये इन्होंने वहां पर एक प्रोग्राम कर रखा चालू, जिसमें ये 0 पैसा कमाते हैं। जिंदगी की जरूरत की हर चीज गांव के अंदर बनाना सिखाते हैं ये वहां, हर चीज, मतलब नए इंजन तक बनाने स्टार्ट कर दिए वहां आपने, और छोटे छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। आपका कोई फसल खराब हो रही है खेत में, उस फसल को सुरक्षित आप अपने पास कई महीने तक सुरक्षित रख सकते हो। जब वो फसल नहीं होगी तो उसने फिर यूज करते रहो। टमाटर को डिहाइड्रेट करके अपने पास रख लो, वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा बाद में, बिल्कुल एग्जैक्ट टमाटर, न्यू का एक भी गुण नहीं जाएगा। नेचुरल खेती के ऊपर लगातार काम करने लग रहे हो सुनील भी भाई, करने लग रहा। गरा बनाने की सारी चीज गरा बनाने का काम हो जाए, घर में अपनी गाय आधारित खेती अपनी चालू हो जाए, उसके बाद अपने बालक ने रोजगार गांव में गांव के आसपास मिलना स्टार्ट हो जाए। जमीन तो जुड़ा रहेगा बालक, अपनी जमीन खातर छाती अड़ा के खड़ा भी होगा, बिकन भी नहीं देवेगा, और काल न कर्जा माफ भी करवा लेंगे। जहां हम नहीं मच्छी बढ़ेगी कि तेरी जरूरतें को नहीं जाओ बाजो अपना सिबिल लेकर ने, तो माफ भी करा लेंगे। जब उनके 15-15 लाख करोड़ रुपया माफ हो सके, उनका 2-2 लाख करोड़ रुपया माफ हो सके, तो उनका तो 20% भी नहीं मारा किसान का कर्जा, एक एक किसान कर्जा मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब खड़ा होंगे जीवे तो क्यों जी भाई, जितने के लोग समझे हुए खड़े होंगे उतनी एक जोरता आप अपनी आवाज बुलंद कर लेंगे। आज गौरव चंडीगढ़ था, पंचकुला यमुनानगर से बहुत सारे लोग गए हुए थे। हमने जनता सरकार मोर्चा की जोनल मीटिंग कर रखी थी, स्टेट की मीटिंग करांगे इबा मांग गए। स्टेट की मीटिंग में हम 5000 परिवार निर्णय लेंगे कि थारा नीचे अंदा कुछ आपके बीच आए हैं, जितने जाग जाएंगे आप पहुंचोगे वहां, और साथ लगकर न कारवां बढ़ता 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर जनता बताएगी क्या करना है, फिर जनता बताएगी मालिक हम है भाई। क्यों? जनता को जैसा स्कूल चाहिए जनता बताएगी ना। हम यहां से डीसी को आदेश लिख के देंगे कि ग्राम सभा ने मीटिंग करी, क्या आपको मालूम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास क्या ताकत है? पता आपको गांव में से किसी को ग्राम सभा की क्या ताकत है मालूम है आपको? ग्राम सभा आपके पास है बिना सरपंच के, सरपंच की जरूरत नहीं है ग्राम सभा के लिए। आप गांव इकट्ठा हो जाओ, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाओ, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करो, और ग्राम सभा में बहुमत से पास करके अगर ग्राम सभा कोई भी आदेश पारित करती है ना यहां, तो किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि वो आपके आदेश को वापस कर दे। इतनी बड़ी ताकत है आपके पास ग्राम सभा, कोई प्रधान नहीं चिंता ग्राम सभा में, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है। आपके बालका ने ट्रेनिंग के लिए भेजोगे तो सिखावांगे, हम उन्हें बतावांगे ग्राम सभा का काम क्या है। स्कूल के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो प्रस्ताव पास कर देगी, किसी मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री किसी की औकात नहीं है, वो उसको वापस कर देगा। ये ताकत संविधान देता है अपने को। तो जब गांव में कुछ भी लागू करना होगा तो गांव लिख के देगा ना, क्यों जी? अभी तक क्या है, हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। अच्छा एक मन न्यू बता दो, सुनील न्यू कह रहा ओवरडोज तो नहीं हो जाए भाई, ज्यादा तो नहीं होगा कहने का मतलब है? देखो
असली मकसद है आप लोगों को आपकी ताकत का, आपके संगठन का एहसास कराना कि आप सबसे बड़ी ताकत हो, लेकिन तब जब आपको चीजों का पता हो। इसीलिए अखबार हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई आपका नेता हो, वो आपको असली जानकारी कभी नहीं देगा। अगर कोई स्कीम भी आएगी तो अपने आदमियों को दिलाएगा उसका फायदा, आम आदमी को नहीं। तो इसलिए आपके बच्चों को हर फील्ड पे ट्रेनिंग के ऊपर तैयार किया जा सकता है अगर आप लोग आगे आकर के इसमें बढ़ते हो और खुद से आप इसमें इनिशिएटिव लेते हो। लेकिन अगर आपको नहीं चिंता है तो भाई हमारा फर्ज था कि एक बात का बेरा लग गया था, आप तक बताना जरूरी था। अगर नहीं बताते तो कसूरवार हम थे, बताने के बाद भी आप कुछ नहीं करते तो कसूरी बाप के ऊपर। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपका फायदा आपका, नुकसान आपका, गलती आपकी और बहादुरी आपकी, अपना कुछ नहीं। अपने पे जो था हमने आपके बीच ले आके रख दिया। खेती पे सुनील दो बात बताओगा आपने, उसके बाद अगर सुशील भाई कुछ बोलेंगे तो। लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़ी है एक एक बात, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये लगता हो कि भाई या आपसे अलग है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।